हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो पर्सनालिटी की क्लासेस चल रही थी। पिछले जितने भी वीडियोस आए हैं पर्सनालिटी थ्योरी पर ही आए हैं। तो आज जो इनका एक नया सिद्धांत है, नई थ्योरी है, यानी कि ट्रेट थ्योरी, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? शील गुण सिद्धांत। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे शील गुण सिद्धांत। ठीक है, पहले आपको टाइप थ्योरी, इसकी जो पर्सनालिटी की व्यक्तित्व का जो प्रकार सिद्धांत है और उसमें किन किन की थ्योरीज आई है उसके बारे में बता दिया गया। फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी और उसके जो मानने वाले लोग हैं सिगमंड फ्रॉयड, जुंग और एडलर, उनकी तीनों की थ्योरीज आपको बता दी गई हैं। अब हम तीसरे जो सिद्धांत है शील गुण सिद्धांत या फिर ट्रेट थ्योरी पर आते हैं। इनके जो समर्थक थे उन्होंने क्या कहा, सीधे सीधे कह दिया, ना तो व्यक्तित्व का निर्माण प्रकार से होता है, यानी टाइप के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, और ना ही इन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए उनका इन्होंने क्या किया, समर्थन नहीं किया। इन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो छोटे छोटे ट्रेट यानी कि शील गुणों से मिलकर बनता है। कोई भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर हमको क्या करना है कि उसका मापन करना है या व्यक्तित्व को देखना है, समझना है, उसका अध्ययन करना है, तो वो छोटे छोटे शील गुणों से मिलकर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बना होता है। ठीक, तो अब क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है कि उसकी व्यवहार, उसकी आदतें, यानी कि उसका जो संपूर्ण कह लीजिए कि व्यक्तित्व होता है बहुत सारे गुणों से मिलकर बना होता है। छोटे बड़े गुण होते हैं व्यक्ति में, लेकिन अब आपको ये पहचान करनी है कि क्या हर गुण, जो व्यक्ति में पाया जाने वाला हर गुण क्या शील गुण कहलाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व में शील गुण की पहचान करनी है तो सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। पहला है संगतता और दूसरा है स्थिरता। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट की बात इसलिए की है। संगतता का मतलब होता है निरंतरता, निरंतरता, और स्थिरता, स्थिरता में भी आप एक शब्द जोड़ दीजिए, अपेक्षाकृत स्थिर या फिर अपेक्षाकृत स्थायी। अपेक्षाकृत स्थायी। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए सबसे पहले यहां पर लिखे हैं, इनको क्लियर करना जरूरी है, इनको आपको समझना जरूरी है कि कोई भी गुण, ऐसा गुण जो व्यक्ति में पाया जा रहा है उसमें क्या बनी हुई हो, वो निरंतरता हो, यानी कि वो कंसिस्टेंसी में हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने वो गुण दिखा दिया, कल उस नहीं दिखाया, कल आपके व्यवहार से दूसरा गुण दिख रहा है तो वो शील गुण नहीं होता। अगर कोई भी गुण आपका शील गुण है, मान लीजिए कि आप सीधा सीधा बहुत सरल सा एग्जांपल ले लीजिए ईमानदारी का। ठीक है, ईमानदारी, आज आपका काम निकलना है तो आपने ईमानदारी दिखा दी, कल नहीं निकलना है तो नहीं दिखाई। हाँ, कभी आप उसको दिखा रहे हो, कभी नहीं दिखा रहे हो, तो ये गुण आपका शील गुण नहीं कहा जाएगा। परिस्थिति चाहे जैसी हो, आपका ईमानदारी का गुण आप लगातार दिखा रहे हैं हर परिस्थिति में, यानी परिस्थिति सम है, विषम है, विपरीत है, आपके पक्ष में है, विपक्ष में, परिस्थिति चाहे जैसी भी है, लेकिन आपने ईमानदारी का गुण अपना नहीं छोड़ा, तो फिर ये गुण आपका क्या बन जाएगा? शील गुण बन जाएगा। क्योंकि जो शील गुण की सबसे पहली विशेषता है संगतता या निरंतरता, ये आपके इस गुण में परिलक्षित हो रही है या फिर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अपेक्षाकृत स्थायी। अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब हो गया पूर्ण रूप से स्थायी। ठीक है, अपेक्षाकृत यानी कि बहुत ज्यादा मामलों में स्थायी। ठीक है, कुछ परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि बार बार एक ही आदत बिल्कुल ही हमने तय कर लिया कि नहीं ये बिल्कुल स्थिर रहेगी, बिल्कुल यहाँ पर कुछ मतलब ज्यादातर मामलों में, ठीक है, ज्यादातर मामलों में क्या होगा, आपका गुण वो स्थायी होगा, यानी कि वो हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि
ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठता है, जैसे समय की पाबंदी है, यानी कि आप पंक्चुअल हैं, बिल्कुल आप राइट टाइम स्कूल जा रहे हैं, रोज आप स्कूल टाइम पर पहुंचने के लिए चाहे जितनी भी बाधाएं आए उनको पार करते हुए रोज टाइम से आप स्कूल पहुंच रहे हैं, तो ये गुण आपका कौन सा कहा जाएगा, क्या शील गुण कहा जाएगा। ठीक है, अब जो शील गुण होते हैं, कोई एक ही शील गुण तो होता नहीं, बहुत सारे शील गुण व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति में कई सारे हो सकते हैं, तो ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, इनका एक दूसरे से भिन्न भिन्न मात्रा में होते हैं, और इन्हीं के आधार पर क्या होता है कि हम पर्सनालिटी का क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई पंक्चुअल है तो कहेंगे कि हाँ ये समय का पाबंद है और ये अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है। ठीक है, फिर साथ में उसमें एक गुण और दिख गया, ईमानदारी दिख गई, फिर कर्तव्य निष्ठता दिख गई, यानी कि होमवर्क करके ला रहे हैं, टाइम से करके ला रहे हैं, पूरा करके ला रहे हैं, तो ये सब मिलके क्या करेंगे कि एक बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण किस आधार पर करेंगे कि इन गुणों के आधार पर कि ये बच्चा विद्यार्थी क्या है, अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, और ये आपस में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, शील गुण होते तो एक ही व्यक्ति में है, कई सारे होते हैं, लेकिन इनका आपस में एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर आपका शील गुण समझ में आ गया। अगर जहां पर शील गुण की बात आएगी वहां पर 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, संगतता और स्थिरता, यानी कि व्यक्ति का के व्यवहार का ऐसा गुण जो क्या हो, जिसमें निरंतरता बनी हो, और निरंतरता के साथ साथ क्या हो कि ज्यादातर मामलों में वो स्थायी हो, ज्यादातर मामलों में क्या हो, स्थायी हो, तो वैसा गुण व्यक्ति का क्या कहलाता है, शील गुण कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम की अगर बात यहाँ पर करते हैं तो शील गुण का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से अगर क्वेश्चनिंग होगी तो फिर आपकी सीधी सीधी संगतता और स्थिरता के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर कभी कभी क्वेश्चनिंग ऐसे हो जाती है कि एक व्यक्ति है जो कुछ मामलों में ईमानदारी दिखा रहा है, कुछ मामलों में ईमानदारी नहीं दिखा रहा है, तो उसके ऐसे गुण को कौन सा गुण कहा जाता है, उसके ऐसे गुण को शील गुण कहा जाता है। ठीक है, कुछ मामलों में दिखा रहा है, कुछ मामलों में नहीं दिखा रहा है, तो ऐसा गुण क्या होगा, शील गुण नहीं होगा। और प्रत्येक परिस्थिति में अगर वो अपनी कर्तव्य निष्ठता दिखा रहा है, वो ईमानदारी दिखा रहा है, कार्य करने की क्षमता दिखा रहा है, समय की पाबंदी दिखा रहा है, तो उसका ऐसा गुण शील गुण कहा जाएगा। ठीक है, यहां से इस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है, और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके आगे जो आलपोर्ट और कैटल की जो थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और वो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां से आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपको आसानी से वहां से मिल जाएंगे, आप एजुकेशन से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। तो अगली क्लास में आपके हम बात करेंगे आलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी के बारे में, और फिर हम कैटल की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को कोई समस्या ना हो समझने में, और साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चली गई।